नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। मदरसा बोर्ड को लेकर लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज मदरसा बोर्ड से संबंधित कई अहम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सर, मदरसा बोर्ड से अभी हमने देखा कि कई ऐसे मदरसों पर कार्रवाई हुई जिसको लेकर तमाम सवाल उठे। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी, विकास पुरुष, निष्पक्षता की उनकी एक पहचान है। ना ही वो करप्शन से समझौता करते हैं और ना ही वो किसी के सामने झुकते हैं। उनकी पहचान एक धाकड़ मुख्यमंत्री की भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, ये वो मदरसे हैं जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर मान्यता के चल रहे थे। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अगर आप कोई मदरसा या कोई स्कूल संचालित करते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उनका फॉलो करना जो है वो मदरसों के संचालकों का, उनके आयोजकों का, उनके लिए वो यानी अनिवार्य भी है और नैतिक भी उनकी जिम्मेदारी है कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को वो क्या एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए और उत्तराखंड देवभूमि का जो एक अपना आचरण है वो तो सबको एक समावेशी है। तो उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये जांच की गई। उस जांच में ये पाया गया कि ये वैध नहीं है, यानी वैध का मतलब उनके पास कोई मान्यता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो जाहिर है कि उन पर कार्रवाई की गई और प्रशासन ने उन्हें सील कर दिया। तो इसमें अगर कोई ये कहना चाहता है और ऐसा कोई मैसेज देना चाहता है कि सरकार ने कहीं भेदभाव या किसी उससे इन पे कार्रवाई की है, मैं उसे निराधार समझता हूँ। कार्रवाई बिल्कुल उचित है और ये ज़रूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो बच्चे उनमें पढ़ते हैं, यकीनी तौर से बहुत गरीब घरों के बच्चे होते हैं, पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहीं नहीं पढ़ सकते, यहाँ पढ़ रहे हैं, मगर उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन तरह से उनका लालन पालन हो रहा है, उनके विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें उनके यहाँ हैं। तो जो मदरसा बोर्ड का एक मानक है उसके अनुसार वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं पाई गई हैं वहाँ उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई है। और मैं समझता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी कार्रवाई ना तो भेदभाव के कारण हुई है और ना ही ऐसी है कि जिसे आप कहें कि साहब अनुचित है। सारी कार्रवाइयाँ उचित हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में आपने कहा कि कई ऐसे जो बोर्ड मदरसे जो थे वो वहाँ से पारित नहीं थे, पास नहीं थे, वहाँ से उनकी मान्यता नहीं थी। ऐसी कितने मदरसे हैं जो राज्य में पास है, जिनको मान्यता मिली हुई है और जो संचालित हो रहे हैं? उसमें किस तरह का पाठ्यक्रम हो रहा है? क्योंकि पाठ्यक्रम को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने योगेश जी बहुत ये बड़ा आपका मैं इस पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यही चीज़ है कि कल हमने लंढौरा के अंदर बहुत सारे संचालक आए थे और हमने उन संचालकों से बात की। जब हमने उनसे पूछा कि तो उनमें बहुत सारे जिनके पास कागज़ नहीं है वही कहते हैं साहब क्यों बंद कर दिया, हम तो इतने साल उसे चला रहे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई हमारा जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो NCERT का है। हम ये जो हमारे मदरसे रजिस्टर्ड हैं, 450 मदरसे हैं, उनमें हमने 2023 से जो सिलेबस हमने लागू किया वो NCERT का है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ें और मेन स्ट्रीम से जुड़ करके उनका भी विकास हो। पिछले यानी हम 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। इस आज़ादी 75 साल के अंदर 60 साल तो एक ऐसी सरकार रही है जिसे मुसलमानों का 100% सपोर्ट मिलता था, यानी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर मुसलमानों को अपने मीडिएटरों के ज़रिए से उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और मेन स्ट्रीम से उन्हें काट दिया। और एक ही उनका मूल मंत्र था कि भाजपा और RSS से उन्हें डरा करके, खौफज़दा करके उन्हें मेन स्ट्रीम से
जुदा किया, उनके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन की उन्हें आदत नहीं डाली। तो आज वो ये समझ रहे हैं कि हमें इन सारी चीज़ों को साहब हम पे क्यों ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ तमाम मदरसों के संचालकों से, एक तो मैं सचेत करना चाहता हूँ जो 450 मदरसे हमारे हैं कि हम किसी वक्त भी निरीक्षण करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जाएंगे। अगर आप वहाँ जो सिलेबस हमारा जो हमने लागू किया है मदरसा बोर्ड ने, अगर उससे आप सुचारू रूप से नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो आप पे भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि अगर पंजीकृत हैं और वो अनियमितता का शिकार हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, की जाएगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ये उन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जो गरीब घरों के बच्चे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ें। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया था, एक उनका स्लोगन था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम जो खाई कांग्रेस ने अपने ज़माने में या विपक्ष, आज के विपक्ष ने अपने ज़माने के अंदर मुसलमानों को डरा करके उनकी एक खाई पैदा की थी, हम उस खाई को पाटने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के ये बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी मेन स्ट्रीम से जुड़ें। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन इनका मौलिक अधिकार है, तो उस पर हम कहीं भी कोई समझौता नहीं करेंगे। बल्कि इसी के साथ योगेश जी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम मदरसों के अंदर जैसे सुबह प्रार्थना सभा होती है, उसमें हम अपना जो ये अभी जो गैर इंसानी आतंकवादी, यानी एक आतंक का, ये तो कहते हैं लोग कोई धर्म नहीं होता, मगर धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके ऐसा कृत्य करने वाले लोग, उनका वो एक विशेष धर्म से, उस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जो धर्म अमन व आष्टी की बात करता है, तो जो लोगों की जान बचाने की बात करता है। अगर वो लोग ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मुसलमानों से, ख़ास तौर से क्योंकि मदरसों में ज़्यादातर बच्चे जो है, लगभग 99% बच्चे, बल्कि 100% बच्चे जो हैं वो मुसलमानों के ही पढ़ते हैं, तो हम जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है हमारा, और उन हमारे निहत्थे भाइयों को, हमारी बहनों के सामने उनका वध किया, उनका मर्डर किया, तो उन्हें शहीद किया, तो मैं समझता हूँ कि हम उस पराक्रम ने, उसके उपरांत जो हमारी सरकार ने और हमारी आर्मी ने जो पराक्रम किया है, और हमने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्त नाबूद किया है जहाँ से आतंकवादी का पालन पोषण हो रहा था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उनके अड्डों को नष्ट किया है। हम चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को उस पराक्रम से हम परिचित कराएंगे, हम बताएंगे उन बच्चों को, ताकि उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना का संचार हो और वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। और क्यों? इसलिए कि मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान तो ये कहता है कि अगर तुमने किसी एक इंसान का कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और एक इंसान को ज़िंदगी देना ऐसा है जैसे आपने सारे इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी। कुरान का वो मंत्र ये है, फमन क़तला नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़। तो मैंने ये बताया कि एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करना है, और आपने तो पूरे देश के अमन व अमान को ख़राब करने का बेड़ा उठाया था, जिसमें ईश्वर ने, ऊपर वाले ने और हम सबकी यूनिटी ने आपको फेल कर दिया। बल्कि यही नहीं, मैं एक बात और, ये बात भी हम अपने मदरसों के और तमाम समस्त उसमें हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ भी आए कि जो 2 नेशन थ्योरी का आर्मी चीफ पाकिस्तान ने जिस तरह से एक षड्यंत्र किया था, मैं आपके माध्यम से ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो जो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के आज़ाद कराया था, तो जो यहाँ जब विभाजन हुआ तो यहाँ जो मुसलमान रुके, उन्होंने ये तय किया कि हम यहीं रहेंगे और हम 2 कौमें अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। यानी एक का मतलब तो वही कुरान कहता है, वही जो है वैदिक धर्म कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। और कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्य व उन्सा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही मर्द पुरुष से पैदा किया है, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो ये षड्यंत्र था हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान का और उन विदेशी ताकतों का जो हमारे अंदर यूनिटी नहीं देखना चाहते। तो इस आतंकवादी हमले के अंदर जिस तरह से देश ने एक यूनिटी का
एकता का, अपने भाईचारे का और का सबूत दिया और कहा कि हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है, हमारी मंजिल जहां हमें पहुंचना है वो मंजिल हमारी एक है। तो इसलिए ये सारे काम, सारी चीज़ें हम मदरसों के अंदर मदरसों के छात्रों को पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दें। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विज़न है, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारे सेंटर की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि जिसे कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया, उन्हें हम मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं। और एक बात और मैं योगेश जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने अनेकों बार लोग ये सवाल उठता है कि जो मदरसों के बारे में कहते हैं कि मान्यता, तो श्री हरीश रावत जी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि 5 साल से मान्यता नहीं मिली। मैं हरीश रावत जी को और कांग्रेस के तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का वो सवाल उठा करके ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सारी योजनाओं के अंदर मुसलमानों को जिस तरह से निष्पक्षता के साथ शामिल किया गया है, अब तक के देश का एक इतिहास है और वो इतिहास बना है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जो शांति और पीस है, 50 से ज़्यादा बच्चे हर बार यूपीएससी में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड ने विगत 27 फरवरी को मान्यता समिति की बैठक की थी। उस वक्त कोई कार्रवाई भी नहीं थी। उस वक्त हमने 49 मदरसों को हमने उन्हें मान्यता दी थी और जिनके मानक पूरे नहीं थे, यानी 88 एप्लीकेशन आई थी, ओनली 88 एप्लीकेशन। और माननीय हरीश रावत जी ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे 5 साल से जो है वो हज़ारों एप्लीकेशन पड़ी हों। हमने उनका जैसे सत्यापन हमारे यहाँ होकर के आया, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ से, जो ज़िले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होते हैं, वो उसका सत्यापन करके वेरीफाई करके हमारे यहाँ भेजते हैं। और हमारी मान्यता समिति का आयोजन करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र देते हैं, यानी उसे हम नोटिफाई करते हैं। ये मदरसा बोर्ड का काम है और मदरसा बोर्ड का ये काम है कि हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हम कोई भी मदरसा अगर कोई ऐसी गतिविधियों में पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में ज़रा भी दरेग नहीं करेंगे। फौरी तौर से उन पर कार्रवाई होगी। जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है ऐसे मदरसों पर अवैध हैं, वो उत्तराखंड के अंदर, मैं उत्तराखंड नहीं पूरे देश में नहीं चलने चाहिए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कोई भी ऐसा कदम नहीं है कि जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो, बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का उनका जो मूल मंत्र है, जो उनकी नीति है, उस पर वो काम कर रहे हैं और हम उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम इन गरीब बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं, ये चाहते हैं कि ये कल इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, ताकि देश का, प्रदेश का जो माहौल है, जो देवभूमि है, उसका जो आचरण है, उसमें और 4 चांद लगें। बल्कि यही नहीं, मैं एक बात, जैसे मैंने अभी आर्मी के पराक्रम के बारे में कहा कि हम मदरसों में पढ़ाएंगे, आज हमारा प्रदेश देश का वो राज्य बन गया है कि जहाँ से बनने वाला कोई भी कानून पूरा देश उसका अनुसरण करता है। तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे नकल विरोधी है, नकल विरोधी कानून को आज सारे देश जो कर रहा है, टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, करप्शन पर रोक लगी है। इसी तरह से यूसीसी, मैंने कल मदरसों के संचालकों के बीच में भी कहा, तो उसमें एक बात हमने ये कही कि जो ये हलाला प्रथा है या 3 तलाक है, ये या बहुविवाह है, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास पैसा आता है वो सबसे पहले ये करते हैं कि 2-2, 3-3 शादियाँ करते हैं। ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं था और ना है। तो इसलिए यूसीसी हो या नकल विरोधी कानून हो या कीमती ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करना हो, जिसे हम लैंड जिहाद कहते हैं, तो अगर उन ज़मीनों पर कब्ज़ा करना हो या और भी कोई ऐसे जबरन धर्मांतरण हो, और अब हमने मदरसों में पढ़ाने वाले बच्चों को अपनी आर्मी के पराक्रम का मामला हो, तो सारे देश से ये आवाज़ें आ रही हैं कि ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने प्रदेशवासियों से कि हमें अपने प्रदेश को अग्रणी प्रदेश, आदर्श प्रदेश, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह चाहते हैं, उसमें वो आगे बढ़ रहा है और हम सब लोग मिलजुल करके इसे आगे बढ़ाएंगे।
चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए समूह कासमी जी हैं और फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और कुछ सवालों को लेकर के फिर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं और हमारे साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। समूह कासमी से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के जो है अध्यक्ष हैं, बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए कि आपने कहा कि विपक्ष जो है लगातार जो है सवाल उठा रहा है, इसी के साथ साथ सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार बीच में हमने देखा कि जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई उसमें जो है पाठ्यक्रम को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठा कि आखिरकार पढ़ाया क्या जा रहा है। इसी के साथ साथ ये भी सवाल उठा कि आखिरकार वहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही है, और तीसरा सवाल ये उठा कि आखिरकार यूपी से ही क्यों अधिक बच्चे लाए गए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है इन बातों पे सोचना भी, गौर करना भी, और उससे यही तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने जो मदरसों पर जो हमारे जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, वो यही हुई है कि हम उन मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। आप उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मदरसा ही है, मैं ये जानता हूँ कि क्या पढ़ाना चाहिए मदरसों को। जैसे मैंने अभी उल्लेख किया आपके सामने कि अगर हम ये कुरान के इन आयतों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और वो चीज़ें जो हमें राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित करती हैं, या वो सिलेबस जो हमें उन पराक्रमों के लिए तैयार करता है, ऐसा ही सिलेबस हमेशा बनाया जाता है और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, और ये चीज़ जानना कि उन मदरसों के अंदर जो उत्तराखंड राज्य के अंदर हैं वो पढ़ा क्या रहे हैं। दूसरे ये जानना कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें एक वो मासूम बच्चे होते हैं, उनका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए, देखभाल के लिए ही तो बोर्ड, और वो बोर्ड अपने कामों को सुचारू रूप से पूरा कर रहा है। हमने 1.5 साल से 2023 में जब से चार्ज लिया है, तो हमने कल संचालकों के बीच में ये कहा, जब उन्होंने कहा साहब हमारे पे आप कार्रवाई जो कर रहे हैं, हमने कहा कार्रवाई आप पे कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है। 1.5 साल से मैं जब से हूँ तो हमने ये कहा कि हम आपको, यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किसी भी जगह करप्शन से समझौता नहीं करते। एक जगह अगर कहीं करप्शन होता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। ये भी करप्शन का हिस्सा है कि अगर आप बच्चों को अच्छा सिलेबस नहीं पढ़ाते, उनके लालन पोषण में कहीं कमी करते हैं, तो ये भी एक उन बच्चों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। तो उस पर भी आप पे कार्रवाई बनती है, और ये कार्रवाई तब बनेगी जब आप हमारे यहाँ आपका पंजीकृत हो। अब जब आप पंजीकृत ही नहीं हैं, हमारे यहाँ रिकॉर्ड में ही नहीं है, जब रिकॉर्ड में नहीं है तो आपका पता कैसे चलेगा। तो जब ये सर्वे गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि प्रशासनिक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, तो पता चला कि जितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं उससे ज़्यादा तो अनरजिस्टर्ड हैं। तो उन पर कार्रवाई बनना मैं समझता हूँ कि हर तरह से उचित है, नैतिक तौर से भी उचित है, कानूनी तौर से भी उचित है। अगर वो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है। और मैं एक बात और ये जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी की और उस पैगंबर की, जो पैगंबर सबके कल्याण की बात करते थे, जो महिलाओं के कल्याण की बात करते थे, यानी मैं हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में ये बात कह रहा हूँ, अगर उनकी एजुकेशन आप दे रहे हैं तो उन्होंने तो ये कहा कि तामलुकल अजानिब व ताशरुकल इख्वान, कि तुम खाओ तो भाइयों बहनों की तरह, दोस्तों की तरह, मगर जब मामलात करो तो अजनबियों की तरह। तो यही तो सरकार करती है कि आपकी सरकार का मौलिक अधिकार है कि आप उन बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो कहाँ के बच्चे हैं, उनका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो आप दे रहे हैं वो यहाँ के हैं या नहीं हैं, और फिर वो बाहर स्टेट से अगर आए हैं तो क्यों आए, क्या वो उनके क्या कारण हैं यहाँ आने का। और फिर जो स्टेट के बच्चे हैं, यतीम, मिस्कीन और गरीब तो यहाँ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे कारण जानना बहुत ज़रूरी है, और इन कारणों को सामने रखना ये उन संचालकों का फ़र्ज़ बन जाता है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे कहीं के भी हों आप पढ़ा सकते हैं, मगर हमें ये जानना ज़रूरी है, सरकार को ये जानना ज़रूरी है कि वो बच्चे
क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस उनका है, क्या विचारधारा आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई ऐसा कौन सा कृत्य है उनका जो बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन हैं, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और मेरा अनुभव ये है कि जिस दिन ये मदरसों में गरीब घरों के जो बच्चे आते हैं, जिस दिन ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो ये किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से योगेश जी कि ये जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में, जो यकीनी तौर से ये गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, पसमानदा ही लोग वहाँ जाते हैं जो कहीं फ़ीस नहीं दे सकते, तो ये जाने के बाद फिर ये मस्जिद और मदरसों में उपदेशक बन जाते हैं। वहाँ जब ये उपदेशक बनेंगे तो जो इनका जैसे ही इनकी विचारधारा बनाई गई है, ये उसी तरह से उसका प्रदर्शन करेंगे। और इसीलिए शायद जो है कहीं ना कहीं मैं आपको रोक रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आधुनिकीकरण शिक्षा की बात होती है वो शायद इसलिए पीछे रह जाती है और इसी वजह से जो मजहबी जो शिक्षा है उसी में ये फंसे रह जाते हैं। और जो आधुनिक शिक्षा है जिसकी हम बात करते हैं कि गणित भी पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश भी पढ़ाना चाहिए, तो तमाम शिक्षा होनी चाहिए, वो शायद नहीं हो पाती और इसी वजह से इस तरह के सवाल उठते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आने लगती है कि लोग जो है इनका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। क्या बात है योगेश जी, धन्यवाद। क्या बात है, मतलब पत्रकार इसी को कहते हैं कि आपने एकदम एक इतना बढ़िया चैप्टर याद दिला दिया। यही चीज़ है कि जब हमने 2023 में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो पहले दिन हमने तय किया कि हम अपने बच्चों को NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे और हमने मदरसों के संचालकों को बुला करके ये कहा कि हम NCERT इसलिए लागू करेंगे, हम आपकी धार्मिक एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, आप वो पढ़ाइए, उस पर कोई आपके प्रतिबंध नहीं है, मगर उसके साथ जो कोर्स है इन बच्चों को जो अपने पैरों पे खड़ा करता है, जो ये मानसिक तौर से इनका विकास एक विकसित होंगे, तो ये तब तक नहीं होंगे। एक तरफा एजुकेशन हम नहीं देने देंगे आपको। आप इन्हें जो आधुनिक एजुकेशन है, उसका पाठ आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए किसी भी जो हमारे पंजीकृत मदरसे थे सब ने उसे स्वीकार किया, इसलिए कि चीज़ें इस तरह की हैं, गवर्नमेंट बनती इसलिए है, बोर्ड बनते इसलिए हैं कि हम ये देखें कि उन बच्चों को आधुनिक एजुकेशन और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन क्यों मिलनी चाहिए। यही विज़न है कि कल आने वाले दिनों में अगर हम आज अगर 75 साल से हम इस पे काम करते, तो आज हमारे जो मस्जिदों में और मदरसों में जो बच्चे जाते हैं ना और उपदेशक बनते हैं, तो इनका इस्तेमाल जो बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी भीड़ जुटाने के लिए करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लगातार जो कार्रवाई हुई पूरे उत्तराखंड के अंदर मदरसों पर कि जो है अवैध मदरसे हैं जिन्होंने मान्यता नहीं ली, उन पर लगातार सील की कार्रवाई की गई और ऐसी कार्रवाई के बाद आप पर भी लगातार सवाल उठे कि आप सरकार में बैठे हैं इसलिए चुप हैं, इसलिए जो है कहीं ना कहीं सरकार की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आप भी चाहते हैं कि इस तरह कार्रवाई ना हो। इस तरह के सवाल भी लगातार आपकी तरफ आने शुरू हुए और आप पर दागे गए। नहीं, मैं इसे कल मैंने आपको बताया कि लंढौरा के अंदर एक मदरसे के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 150-200 कमोबेश होंगे, अच्छी खासी तादाद उनकी थी। मैं उनके बीच में गया, उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमें आप आइए। मैंने जाने के बाद उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आपके खिलाफ कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, आप ये बताइए कि आपने पंजीकृत क्यों नहीं कराया। लेकिन क्या उनके सवाल में कुछ वाजिबता है कि सरकार ने आपको अगर अध्यक्ष बनाया है तो क्या इसी वजह से आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं, या आपको लगता है कि वास्तविकता जो है वो है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल इस वक्त जो है मैं सरकार की भाषा और मेरी भाषा ये बिल्कुल देश को समर्पित है, प्रदेश को समर्पित है। मतलब सरकार जो है, राज्य की सरकार हमेशा राज्य के लिए समर्पित होती है और सरकार के कार्यों को इम्प्लीमेंट करना जो बोर्ड हैं या जो उससे रिलेटेड जो प्रकोष्ठ हैं या वो जो व्यक्ति हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना उनका कर्तव्य भी है और मैं उस कर्तव्य का निर्वहन करता हूं निष्पक्षता के साथ। मैं ये बता दूं आपके योगेश, बहुत वाजिब है, मैंने ये कल मदरसों के संचालकों के बीच में कहा, एक साहब बीच में उठे, उन्होंने कहा साहब आप हमें ये बताइए, तो हमने कहा सरकार और हम बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, आप जो हमारा जो कर्तव्य है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमने जब उन्हें बताया तो वो सेटिस्फाइज हुए। हमने कहा देखो एक बात बताओ कि आपने पंजीकृत क्यों नहीं कराया, जब आप जिस राज्य के अंदर आपको लगातार निरंतर आपसे कहा जा रहा है कि आप नियमित हुइए, तो आप नियमित क्यों नहीं हुए। जब आप नियमित नहीं हुए तो फिर आप पे कार्रवाई हुई और अब आप अपने आप को अपने डॉक्यूमेंट ठीक कर लीजिए,
आप डिस्ट्रिक्ट अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ से आप वेरिफिकेशन होकर आएगा और हम उसकी फिर कमेटी करेंगे। आपको जब हमें अगर उसमें वेरिफिकेशन में सत्यापन उसका हो जाता है और सही पाया जाता है तो हम आपको मान्यता दे देंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जितनी कार्रवाइयाँ हैं और मदरसों पर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि मदरसों के संचालकों को फिर एक बात ये मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको अपनी फंडिंग का, अपने बच्चों के वेरिफिकेशन का, आप अपने सिलेबस का, वो तमाम पार्ट जो आप वहाँ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आपका बताना आपका कर्तव्य है और सरकार का सेटिस्फाइज होकर के आपको योगदान देना, हम उन बच्चों को योगदान देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समूह कासमी जी को, जो कि लगातार जो है लोगों के अंदर पैदा हो रहे भ्रम को भी दूर करने का काम करते हैं। मदरसा बोर्ड में किस तरह की पढ़ाई की जा रही है उसको भी बताने का काम करते हैं और किस तरह से जो है मदरसों को संचालित करना है, नियमितीकरण करना है, उसके लिए भी लगातार जो है अवेयरनेस कर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। जुनून सच दिखाने का।